Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने सेल वॉल स्टडी कर लिया, सेल मेम्ब्रेन स्टडी कर लिया, साइटोप्लाज्म स्टडी कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है दैट इज द न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी काफ़ी डिटेल जो है वो आपकी बुक के अंदर गिवन है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। हम इसको 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े। आप लोगों ने 9th में न्यूक्लियस के 2-2.5 पैराग्राफ बस पढ़े थे, छोटे छोटे से पैराग्राफ थे और बस स्ट्रक्चर पढ़ के आप लोगों ने, ठीक है, उसको खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिटेल से गिवन है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको ध्यान से सुनना है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए न्यूक्लियस के मुताबिक हमें कुछ बातें, सीधा सी बातें हमें पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर ये एनिमल सेल की हम बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन है, दरमियान में जो है वो सेल के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक का जो दरमियानी फासला है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियस से काम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम सेल का ब्रेन कहते हैं। जिस तरह हमारा ब्रेन है ना, जो वो हमारी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। मैंने अगर हाथ को मूव करना है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा ब्रेन काम कर रहा है तो मैं स्पीक कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह एक सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? उन सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को आप ये कहें आम जुबान में कि सेल की इंतजामिया है। जिस तरह इंतजामिया है ना, जो जिस तरह हम देखें एक शहर की इंतजामिया होती है, शहर की हुकूमत होती है जो कि शहर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, इसी तरह एक सेल की भी एक हुकूमत है न्यूक्लियस, ठीक है। आप इसे समझें कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स आपको न्यूक्लियस के हवाले से ये कुछ चीजें थी जो पहले पता थी। आए अब हम न्यूक्लियस को प्रॉपर लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आपकी बुक के अंदर जो न्यूक्लियस के मुतालिक जो चीजें बताई हैं दैट इज द प्रेजेंस, ठीक है। न्यूक्लियस की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर होती है? अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जब न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है हम प्रोकैरियोट्स को नहीं, हम यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। और यूकैरियोट्स में आमतौर पर हम इस चैप्टर के अंदर एक एनिमल सेल देखेंगे और एक प्लांट सेल देखेंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्या लिखता है, वो कहते हैं कि अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर एक वालिया, एक बड़ा ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर चूंकि एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, वो बड़ा सा वैक्यूल क्या करता है, वो सेंटर में खुद आ जाता है और न्यूक्लियस को साइड पे धकेल देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एट सेंटर इन एनिमल सेल्स। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल्स के सेंटर में होता है। वाइल पुश्ड, ठीक है। पुश का मतलब क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स पुश का मतलब है धकेला हुआ है। इसे किसने धकेला हुआ है? तो साइड एक तरफ इन प्लांट सेल्स में ये एक साइड पर धकेल दिया जाता है। और इसे कौन धकेलता है स्टूडेंट्स? इसे धकेलता है वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल जो है वो मौजूद होता है जो कि सेल की बाकी तमाम ऑर्गेनेल्स को किनारे पे लगा देता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये इसकी जो है ये इसकी लोकेशन थी, आप इसको प्रेजेंस भी कह सकते हैं। आप लोगों ने इसकी हेडिंग्स बना लेनी है। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पे सेल्स, ठीक है, इसके वॉल्यूम की हेडिंग बना सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की आप हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किसकी हेडिंग बना लें? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की हेडिंग बना लें बुक के ऊपर। तो जो स्फेरिकल न्यूक्लियस है ना स्टूडेंट, स्फेरिकल न्यूक्लियस का क्या मतलब है? स्फेरिकल कहते हैं फुटबॉल को, जिसमें फुटबॉल की शेप होती है ना 3D में, अगर आप फुटबॉल को देखें ना किस तरह से वो गोल होता है, हर तरफ से एक छोटी बॉल है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इमेजिन करें कि ये न्यूक्लियस का जो है ये स्ट्रक्चर होता है कि न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, फुटबॉल की तरह का होता है, ठीक है। टिपिकली ऑक्युपाइज, आमतौर पर वो ऑक्युपाई करता है। ऑक्युपाई का मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है। अबाउट 10% ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स वॉल्यूम। स्टूडेंट्स अगर एक यूकैरियोट फर्ज करें कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसका तकरीबन 10% हिस्सा जो है वो जो है सेल का न्यूक्लियस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। बाकी जो 90% साइटोप्लाज्म ने ऑक्युपाई किया होता है, जबकि 10% जो हिस्सा है वो सेल का न्यूक्लियस ऑक्युपाई करते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है कि सेल का न्यूक्लियस कितना परसेंट ऑक्युपाई हिस्सा करता है 10% सेल्स वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। जो सेल का टोटल वॉल्यूम है उसका 10% जो है उसको न्यूक्लियस ऑक्युपाई करता है। स्टूडेंट्स मैं बार बार आप लोगों को इस वजह से बता रहा था कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो याद हो जाएं, आप लोगों को इसको अलग से रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, आप लोगों को लेक्चर साथ ही साथ जो है वो याद हो जाए। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है न्यूक्लियस के फंक्शंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने बुक में इसमें फंक्शंस की हेडिंग दे लेनी है और आपने इसको फिर लिखना है। क्लियर? स्टूडेंट्स देखें, इट सर्व्स एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको पहले बताई कि न्यूक्लियस क्या काम करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो मालूमात आती है उसको देखता है कि इस मालूमात का, इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है।
ठीक है, और फिर इस इंफॉर्मेशन के नतीजे में क्या रिस्पॉन्स मैंने देना है, ठीक है, इसको देखता है। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर मैं जैसे किसी गर्म चीज को हार्ड टच करता हूँ ना, फौरन से एक पैगाम जाता है मेरे दिमाग तक, मेरा दिमाग क्या करता है, उस पैगाम को प्रोसेस करता है, वो देखता है अच्छा ये पैगाम इस वजह से आया है, ठीक है, अच्छा गर्म चीज है, गर्म चीज की तरफ से पैगाम आया है, गर्म चीज को है तो ये तो नुकसान पहुंचा देगा जिस्म को, तो फौरन से हाथ को पीछे कर लेना है, ठीक है। तो हम देखें कितनी जल्दी ये प्रोसेस होता है, हम हाथ को गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, फौरन से हाथ को पीछे कर लेते हैं, ठीक है। इतनी जल्दी दिमाग जो है हमारा वो क्या कहता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कहते हैं। इसको प्रोसेसिंग का मतलब है इस इंफॉर्मेशन को देखता है कि इस इंफॉर्मेशन आई कहां से और इसके रिस्पॉन्स में मैंने क्या करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स कहते हैं इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का मतलब है इंतजामी मरकज, ठीक है। इंतजामी मरकज वो होता है जहां पे तमाम एक्टिविटीज है ना जिनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जिस तरह आप देखें हुकूमत है, जिस तरह आप देखें ना एक शहर है लाहौर, फर्ज करें लाहौर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, ठीक है, खास जगह पर है जहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग बैठते हैं और वो सारे अहम डिसीजंस करते हैं, वो सारे जितना भी शहर है ना उसके तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो सेल के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अंदर हो रही होती है कंट्रोल, और वो सेल का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या है स्टूडेंट्स, सेल का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है न्यूक्लियस। तो आपने इसको जहन में रखना है। अब न्यूक्लियस जो है वो कौन से दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स, इसका पहला काम है इट स्टोर्स द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है डीएनए का क्या मतलब होता है, डिऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का क्या मतलब है, डिऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये सेल का वरासी मादा है। वरासी मादा से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्टूडेंट्स ये हमारे जिस्म के जितने भी करेक्टर्स हैं, हमारी शक्लो सूरत है, ठीक है, हमारे बालों का रंग है, हमारी आंख का रंग है, हमारे जिस्म के जितने भी करेक्टर्स हैं, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, ठीक है, हमारी फेस की शेप कैसी होगी, स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस डीएनए के अंदर होती है। इसी वजह से हम इस डीएनए को सेल्स का हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, सेल का वरासती मादा है ये। और ये वरासती मादा डीएनए जो है ये कहां पे पड़ा होता है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। तो ये सबसे पहला इसका फंक्शन है कि डीएनए को स्टोर करते हैं। दूसरा स्टूडेंट फंक्शन क्या है, चूंकि हम कहते हैं ना ये जो है ये सेल का इंतजामिया है, ठीक है, सेल की इंतजामिया है, सेल के जितने भी फंक्शंस है ना उनको इसने कंट्रोल करने हैं। तो इट कोऑर्डिनेट्स द सेल्स एक्टिविटीज जैसे कि ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है चीजों को ना लेके चलना। जिस तरह आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर क्या करता है, ठीक है, प्रिंसिपल का, टीचर्स का और बच्चों का, इनको आपस में लिंक करके रखता है, ठीक है। प्रिंसिपल का पैगाम जो है वो बच्चों तक पहुंचाता है, बच्चों का मसाइल जो है वो प्रिंसिपल तक पहुंचाता है, ठीक है। अब वो जो बंदा है ना उसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, मतलब ये तमाम चीजों को ना आपस में लिंक किए हुए, जोड़ के रखे हुए, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, वो भी यही काम करता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ठीक है ग्रोथ को ले लें। आपको पता है कि जब सेल ने ग्रो करना है तो एक सेल जो है, ठीक है, जब ये साइज में बड़ा होगा तो साइज में बड़े होने के लिए इसके अंदर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इसके अंदर ऑर्गेनालिज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स अब ये अकेला काम जो है वो न्यूक्लियस का तो नहीं है कि न्यूक्लियस ने हुक्म दिया, ठीक है, और सेल जो है वो खुद ब खुद बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस क्या करता है, चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। न्यूक्लियस राइबोसोम्स को कहता है कि भाई राइबोसोम्स आप प्रोटीन्स की तादाद को ज्यादा बनाना शुरू कर दो। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है भाई आप ज्यादा तकसीम होना शुरू कर दो ताकि ज्यादा एनर्जी बने, ज्यादा सेल जो है वो जल्दी साइज में बड़ा हो सके। समझ आ रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो काफी सारी चीजों को आपस में मिलाकर कोऑर्डिनेट करवाता है सेल्स की एक्टिविटीज को, ठीक है। मिसाल के तौर पर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है, आपने ठीक है 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि पहले सेल के अंदर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और फिर आरएनए से आगे क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। स्टूडेंट्स ठीक है, अगर आप बायोलॉजी, ठीक है, आपने इसके अलावा 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा कि डीएनए से आरएनए बनने का अमल क्या कहलाता था, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता था। तो आरएनए से प्रोटीन्स बनने का अमल क्या कहलाता था, ट्रांसलेशन कहलाता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है। अब ये एक लंबा प्रोसेस है। अब ये लंबा प्रोसेस हो किस तरह से रहा होता है, प्रोटीन इस तरह बन रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये किस तरह से होना है, इस तमाम को न्यूक्लियस कोऑर्डिनेट करता है। किस किस चीज ने किस क्या क्या काम करना है ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है। न्यूक्लियस उन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। जिस तरह सेल डिवीजन, सेल की तकसीम आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए कि एक सेल जो है जब तकसीम करके दो नए सेल्स बनाते हैं। अभी इतना आसान नहीं होता। एक सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तकसीम होती है, न्यूक्लियस के आगे से 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, ठीक है, सारे स्टेप्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म तकसीम होता है, फिर जाके एक सेल दो नए सेल्स बनाता है। तो आसान काम नहीं है कि एक न्यूक्लियस ने, एक सेल ने दो नए सेल्स बना दिए। ये कॉम्प्लेक्स काम है, और इस कॉम्प्लेक्स काम को कोऑर्डिनेट कौन करता है स्टूडेंट्स, अब उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको जोड़ के कौन रखता है, उन सबको जोड़ के कौन काम करवाता है स्टूडेंट्स, वो सेल का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर करवाता है। वो सेल का वो हिस्सा है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करवाता है, और वो कौन सा हिस्सा है स्टूडेंट्स, वो हिस्सा है न्यूक्लियस।
तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेल के न्यूक्लियस के तमाम फंक्शन जो हैं ये बहुत अच्छे जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस के फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से पहले ना मैं आपको न्यूक्लियस की जनरल से एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों के सामने, ठीक है, इस एनिमल सेल शो हो रहा है। ये पूरे का पूरा एनिमल सेल है, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइज हैं वो सेल के अंदर पड़ी हुई हैं। हम चूंकि बाकी ऑर्गेनाइज पे नहीं जाते, हम अभी सिर्फ न्यूक्लियस पे रहते हैं। स्टूडेंट्स आप देखें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की बाहर वाली दीवार होती है स्टूडेंट्स, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली दो दीवारें होती हैं, ठीक है, दो दीवारें होती हैं, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को हम क्या कहेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों दीवारों को मिलाकर हम एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप स्टूडेंट्स कभी आपने देखा ना, लिफाफा, लिफाफे के दो साइड्स होते हैं, उसके अंदर किसी चीज को पैक कर दिया जाता है। इसी तरह न्यूक्लियर एनवेलप के भी दो हिस्से हैं, ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नीचे वाले को कहते हैं लोअर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं जो कि न्यूक्लियस को अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें न्यूक्लियस के बाहर जो आपकी एक ऑर्गेनाली नजर आ रही है, इस ऑर्गेनाली को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, क्या कहते हैं इसे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसको वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोगों को इसका कुछ ना कुछ नो हाउ तो होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनाली है और इसको हम रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर दानेदार राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये जो डबल मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियर एनवेलप, इसके अंदर तक धसी होती है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान में रखना है। ये जो है ना इसके अंदर तक धसी होती है, इसकी जो दीवारें है ना इसके अंदर तक ये क्या होती है, धसी होती है, इसको आपने जहन में रखना है, क्लियर। अब स्टूडेंट्स जब इस दीवार के हम अंदर जाते हैं ना, इस दीवार के अंदर क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ये बाहर दीवार होती है, उस दीवार के अंदर छोटे छोटे से ना सुराख भी होते हैं, आपने इसको भी जहन में रखना है, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख होते हैं, सुराखों को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है। बाहर एक दीवार है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप, उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जो कि न्यूक्लियर पोर्स हैं। फिर उन सुराखों से जब अंदर जाते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। हम इसको लफ्ज को आगे पढ़ेंगे, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको आपने ध्यान में रखना है। क्या है ये, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। मैं आपको इसको आगे समझाऊंगा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको लेबल नहीं किया हुआ क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस की डायग्राम नहीं है, पूरे सेल के डायग्राम, इसी वजह से उन्होंने न्यूक्लियोप्लाज्म को लेबल नहीं किया। तो इसको हम स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना हमारे पास क्या पड़ा होता है, इसके अंदर हमारे पास पड़ा होता है डीएनए। क्या पड़ा होता है स्टूडेंट्स, डीएनए। अब डीएनए की आपको पता है कि दो शक्लें हैं, या डीएनए जो है बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हो सकता है, या डीएनए जो है वो आप कंडेंस शक्ल में इकट्ठा होकर पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह से डीएनए इस तरह यहाँ पे बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होगा डीएनए, तो स्टूडेंट्स इसको हम नाम देंगे क्रोमाटिन का। किसका नाम देंगे स्टूडेंट्स, क्रोमाटिन का नाम देंगे। लेकिन अगर यही डीएनए जो है वो इस तरह से ये धागे जो हैं अगर अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे, तो स्टूडेंट्स इसी डीएनए को हम नाम देंगे क्रोमोसोम का। किसका नाम देंगे स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम का। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स में क्या फर्क है, दोनों डीएनए हैं। अगर यहाँ पे डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा है वो क्रोमाटिन है, अगर वो इकट्ठा होकर इसने खास शक्ल बना दी है तो वो क्या है, वो स्टूडेंट्स वो क्रोमोसोम है। तो देखें कितना आसान है और बहुत सिंपल है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स इसके अलावा न्यूक्लियस के सेंटर में ना हमारे पास एक डार्क कलर की एक बॉडी पड़ी होती है, यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, एक डार्क कलर की बॉडी होती है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसको आपने नहीं भूलना, न्यूक्लियोलस बिल्कुल सेंटर में पड़ी होती है। न्यूक्लियोलस के मतलब हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई है 9th क्लास के अंदर, मैं दोबारा बता देता हूँ। न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते थे। आपको याद है ना, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था कि जितने भी सेल के अंदर राइबोसोम्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे बनते हैं स्टूडेंट्स, वो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स जो है वो इन न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर छोटे छोटे सुराख है ना, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, इन सुराखों से निकलकर जो इसके बाहर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है उसके ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं और कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, ठीक है। बहरहाल जब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे हम इसको दोबारा से देखेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होनी चाहिए, बल्कि आप लोगों ने इसको 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आए अब हम इसके स्ट्रक्चर का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में, ठीक है, सबसे बाहर हमारे पास एक दीवार होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप को हम आगे इंशाल्लाह ना डिटेल से स्टडी करेंगे। वैसे आपकी बुक, अगर आप अपनी बुक को देखें ना स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे अपनी बुक को देखें तो आपकी बुक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, फिर क्रोमाटिन क्रोमोसोम्स के बारे में, और फिर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में वो तफसील से पढ़ेंगे, और फिर लास्ट पे हम क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुक का ये जो पैराग्राफ है मैं इसको पहले कवर कर रहा हूँ, फिर हम न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर पोर्स की तरफ भी आते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने भी आपको बताया ना कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है,
सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जो कि बहने की सलाहियत रखती है, ठीक है, फ्लो कर सकती है, जैसे वाटर है। अब सेमी फ्लूइड का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? मतलब एक चीज है ना जो वो कुछ हद तक फ्लो करती है, कुछ लिक्विड है और कुछ सॉलिड है, ठीक है। एक ऐसी चीज जो कि कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड हो ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेमी फ्लूइड, मतलब ये हाफ फ्लूइड है, हाफ लिक्विड पार्ट है इसका, ठीक है। मैट्रिक्स स्टूडेंट्स किससे कहते हैं? मैट्रिक्स याद रखें, हम आगे ना कई मरतबा पढ़ेंगे। मैट्रिक्स हम कहते हैं आमतौर पे ना फिलिंग मटेरियल को कहते हैं। किसे कहते हैं? फिलिंग मटेरियल। हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसके अलावा हम इसको ठीक है, कार्टिलेज हमारा एक टॉपिक आएगा, हम वहां पे भी इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ज़हन में रखना है, मैट्रिक्स क्या होता है? ये फिलिंग मटेरियल है, ठीक है। खास रीजन है ना, एक खास रीजन के अंदर अगर किसी चीज ने फिल किया हुआ इस रीजन को, तो इसको हम आमतौर पर मैट्रिक्स कह देते हैं कि ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। चूंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि सेमी फ्लूइड है, जो कि हाफ फ्लूइड है, आधी फ्लूइड है, और जगह कुछ हद तक फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है, कुछ हद तक नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियो प्लाज्म का नाम देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया ना हमारा जो न्यूक्लियस है फुटबॉल की तरह, इस तरह इमेजिन करें, जिस तरह आपने अगर तरबूज देखा हो ना, तरबूज तरबूज को जब हम अक्सर लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको कट करके देखते हैं, कट करके देख के फिर हम निकालते हैं कि तरबूज आएगा ठीक है कि नहीं। आप इस तरह से देखें कि आप एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ना तरबूज का आपने ऊपर वाला हिस्सा निकाल लिया। जब निकाल लिया तो आप उसके अंदर देख सकते हैं ना कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस तरबूज के अंदर क्या है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, न्यूक्लियस फुटबॉल की तरह, लेकिन उसका एक हिस्सा काट लिया गया ऊपर से, इतना इतना, ताकि आपको अंदर से नजर आए कि अंदर से न्यूक्लियस कैसा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैसे इसके ऊपर इस तरह से पूरा जो है ये बंद होता है, लेकिन आपको काट के दिखाया गया है। यहाँ पे देखें दरमियान में ये जो पड़ा हुआ है ये न्यूक्लियोलस है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा स्टूडेंट्स क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आपको रेशे रेशे से नजर आ रहे हैं ना, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है, ये डीएनए है स्टूडेंट्स। और ये डीएनए को हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं क्रोमाटिन का नाम देते हैं। क्लियर? ये बिखरे हुए धागों की शक्ल में डीएनए पड़ा हुआ है। और इसके बाहर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने आपको बताया ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर तक धंसा हुआ होता है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूक्लियोप्लाज्म की समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ गई होगी और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है न्यूक्लियर मटेरियल। अब स्टूडेंट न्यूक्लियर मटेरियल का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मटेरियल से पर्टिकुलरली हमारी जो मुराद है ना वो डीएनए है। और डीएनए जो है वो आम तौर पर एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है स्टूडेंट्स, जिससे हम किसका नाम देते हैं? जिसे हम नाम देते हैं क्रोमाटिन का नाम देते हैं। वो कहते हैं विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, ज्यादातर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? इसे आप हेरिडिटरी मटेरियल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल को क्या कह सकते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल, वरासती मादा है। ये कंसिस्ट ऑफ क्रोमाटिन, ये क्रोमाटिन पर मुश्तमिल होता है। क्रोमाटिन क्या है स्टूडेंट्स? डीएनए अगर जो बिखरी हुई धागों की शक्ल में पड़ा है उसे क्रोमाटिन कहते हैं। दैट ऑर्गेनाइजेस, जो कि तरतीब पाकर क्रोमोसोम्स बना देता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल तकसीम होने लगता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वैसे इसमें काफी सारी डीप लाइंस हैं, डीप बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स आमतौर पे होता है ये कि एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ना यहाँ पे एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा है। अब होता क्या है? जब एक सेल तकसीम करने लगता है ना स्टूडेंट्स, क्या होता है? तकसीम करने लगता है तो उसके अंदर ना कई काम होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ना दो काम पढ़ेंगे। एक ये है कि जो उसके बाहर वाली जो दीवार है ना, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे थे, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गई। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि जो सेल के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो बिखरे हुए धागों की शक्ल में ये जो डीएनए पड़ा हुआ था, जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं, ये जो है ये चेंज हो जाता है इस तरह के शेप के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अब ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ज्यादातर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स क्रोमाटिन की शक्ल में मौजूद होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज तरतीब पाकर क्या बना देता है? क्रोमोसोम्स बना देता है। कब बनाता है? सेल डिवीजन, जब सेल तकसीम करने लगता है ना, तब उस न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो खत्म होती है और उसके अंदर जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो इकट्ठा होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। स्टूडेंट्स मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों की बुक की ही डायग्राम है, यहाँ पे इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें आपको जो नूडल्स की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली नूडल्स नहीं है, ये डीएनए है जो कि बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है? ये जो डीएनए है ना स्टूडेंट्स, ये आपस में इकट्ठा होता जाता है, बनता जाता है, बनता है। जिस तरह स्टूडेंट्स आप देखें ना, आपके पास एक नलकी है, नलकी का धागा आप जमीन पे इस तरह से बिखेर दें, फिर क्या करें? नलकी का गत्ता, उस धागे को स्टूडेंट्स आप क्या करें? दूसरे को ऊपर लपेट दें, लपेट दें, लपेट दें, वो कितनी सी पर्टिकुलर शेप के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे है। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम कुछ खास प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए का जो धागा है ना उसको लपेटते हैं, ठीक है। जब हम लपेटते हैं ना तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वो जो
जो नूडल्स की तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे ना, जिसे हम क्रोमाटिन कह रहे थे, तो स्टूडेंट्स वो इस शक्ल के अंदर आ गए। ये क्रोमोसोम है, और ये स्टूडेंट्स कब होता है, जब एक सेल तकसीम करने लगता है, सेल डिवाइड करने लगता है, तो आपने इसको ध्यान रखना है इसका। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कंटेन्स वन और मोर न्यूक्लियोलाई व्हिच सिंथेसाइज राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले भी बात बता दी कि न्यूक्लियोलाई का काम क्या है, दे आर द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर डार्क बॉडीज होती हैं, गहरे स्याह रंग की बॉडीज होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, एक को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। सर ने पहले तो न्यूक्लियोलस बताया था, अब सर न्यूक्लियोलाई पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि एक को स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और जब जमा होता है ना तो उसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। जिस तरह, ठीक है, जिसको अब ये सेंटर वाला है ना, ये क्या है, एक न्यूक्लियोलस, और जमा क्या है, न्यूक्लियोलाई। और अगर इस पूरे न्यूक्लियस की बात करें ना स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस सिंगुलर है, जब हम इसका प्लूरल लेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियाई। ठीक है, तो न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियाई में अक्सर फर्क पूछ लेते हैं, तो ये फर्क कुछ नहीं है। न्यूक्लियोलाई जो है ये न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियोलाई है ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एक डार्क बॉडी है जो कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है, जहां पे राइबोसोम्स बनते हैं, वो तादाद में एक या ज्यादा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, इसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि न्यूक्लियोलाई जो है ये न्यूक्लियोलस की जमा है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई क्या है, न्यूक्लियोलस की जमा है। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर दरमियान में एक सेंट्रल बॉडी है, डार्क कलर की एक बॉडी है जो कि राइबोसोम्स बनाती है। और स्टूडेंट्स न्यूक्लियाई क्या है, ये न्यूक्लियस की जमा है, और न्यूक्लियस ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है सारे का सारा न्यूक्लियस है। ठीक है समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? तो आपने इसको जहन में रखना है, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलाई में क्या फर्क होता है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियर पोर्स है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियर इन्वेलप को देखेंगे, और न्यूक्लियर पोर्स को हम इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ना, न्यूक्लियस जो है वो दो मेम्ब्रेन से लिपटा होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियर इन्वेलप कह देते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स कितनी लेयर है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, दैट इनक्लोजेस, जो कि इनक्लोज करती है, बंद करके रखती है द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंटेंट, कंटेंट कहते हैं स्टूडेंट्स अनासिर को, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें पड़ी हुई है ना, उन तमाम को वो बंद करके रखती है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स लाइफ साइकिल। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, ज्यादातर सेल्स के लाइफ साइकिल के दौरान। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि जब एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, जब ये सेल तकसीम होता है तो सेल के अंदर का ये जो न्यूक्लियस है ना स्टूडेंट्स, ये सेल है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो दीवार है ना, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स। ये क्या होती है, खत्म हो जाती है, और उसके अंदर जो क्रोमाटिन है, जो डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है, वो इस तरह से क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो वो कहता है कि ज्यादा, अब सेल के जो लाइफ साइकिल, एक सेल है ना जो वो तकसीम होके दो नए सेल्स बनाते हैं। तो आप इस तरह समझे, एक सेल जो है ना वो तकसीम होता है ना, तो वो क्या करता है, वो पहले अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है, और फिर तकसीम होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, एक सेल जब तकसीम, अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है, उसे हम इंटरफेज कहते हैं। और वो मरहला जिसमें एक सेल तकसीम हो जाता है, इसे हम एम फेज कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटरफेज है ना जो, वो तकरीबन बहुत लंबे अरसे का होता है। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें ना, तो ह्यूमन सेल्स में 23.5 घंटे का इंटरफेज है, और आधे घंटे के अंदर सेल तकसीम होता है। तो स्टूडेंट्स जो 23.5 घंटे है ना, इसमें वो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, वो डीएनए को इनक्लोज करके ही रखता है। ठीक है, और जबकि जो आधा घंटा है ना, इसमें वो खत्म हो जाता है। एक सेल 24 घंटों के अंदर दो नए सेल में तकसीम हो जाता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्टूडेंट्स वो जो 24 घंटे में से 23.5 घंटे वो जो प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप उसको क्लोज करके रखता है, और आधे घंटा वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात लिखता है, वो कहते हैं ज्यादातर उसके लाइफ साइकिल के दौरान ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, न्यूक्लियस के तमाम कंटेंट्स को इनक्लोज करके रखती है, बंद करके रखती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल तकसीम होता है, द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स इकट्ठा करना, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग अलग होना। तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये क्या करती है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग हो जाती है, लेकिन बट रिफॉर्म, लेकिन दोबारा बन जाती है इन द डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है, ये फर्ज करिए एक सेल है, इसने तकसीम करके दो नए सेल्स बना दिए, तो ये पेरेंट सेल है, और इन दोनों को हम डॉटर सेल्स कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इसका न्यूक्लियस तकसीम होगा, जब इससे दो नए न्यूक्लियो, ठीक है, जब इससे दो नए न्यूक्लियस बनेंगे ना, तो स्टूडेंट्स हर न्यूक्लियस के गिर्द दोबारा से क्या आ जाएगी, एक नई न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाएगी। तो आपने इसको भी ज़हन में रखना है कि सेल जब तकसीम होता है तो न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो जाती है, लेकिन जब एक सेल का न्यूक्लियस तकसीम होकर तो नई न्यूक्लियर बना देता है, तो उसके गिर्द दोबारा से एक न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाती है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है, क्योंकि डॉटर सेल्स के अंदर ये दोबारा से बन जाती है, जबकि पेरेंट सेल के अंदर जब ये न्यूक्लियर जो है, जब सेल तकसीम होता है तो न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट होती है, जबकि डॉटर सेल्स के अंदर दोबारा बन जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपनी बुक के अंदर देखें ना, ठीक है, आपके बुक के अंदर ये जो लाइन है ये थोड़े से बाद में करके लिखी हुई है, आप लोगों ने यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें,
यहाँ पे इतने लाइन लिखने के बाद उसके बाद ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस लाइन को यहाँ से उठाकर इसी के साथ लिखना है। मैंने आप लोगों के लिए आसान कर दिया ताकि आप लोग बड़े आराम से, अगर आपसे कुछ भी पेपर में पूछे तो आप पॉइंट्स की शक्ल में बड़े आराम से चीजों को लिख सकें। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नेक्स्ट है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब स्टूडेंट्स देखें, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बहुत आसान है। एक ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ऐसे ही है ना, हमने ऐसे ही पढ़ा है ना कि न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। अब स्टूडेंट्स बाहर वाली और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है दो, अब इनके दरमियान खाली जगह है। ये जो खाली जगह है ना स्टूडेंट्स, इसको हम किसका नाम देते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बहुत आसान है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है? द स्पेस बिटवीन द डबल लेयर्स, ठीक है। अब डबल लेयर्स नहीं लिखेंगे, अब डबल, जब आपसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस पूछेगा ना तो आप लिखेंगे द स्पेस बिटवीन डबल लेयर्स ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप। आप इस तरह से लिखेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप की जो डबल लेयर्स है ना, इनके दरमियान जो स्पेस है ना स्टूडेंट, इसको हम किसका नाम देते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देते हैं। एंड इज कनेक्टेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स ये वही बात जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, बार बार बता रहा था, कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। वो कैसे अटैच होती है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये इस पेरी न्यूक्लियर, जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ना, इसके साथ कनेक्ट होता है, इसके साथ अटैच होता है। मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे इसको आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको कितना खूबसूरत एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। देखिए इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसके क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ये जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। देखिए देखिए आपको कितना क्लियर चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आप दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान आपको जो स्पेस नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है। और इसके अंदर का जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये न्यूक्लियो प्लाज्म है। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए आपको ये राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये अंदर देखें कितना डार्क कलर की बॉडीज पड़ी हुई है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये न्यूक्लियोलस हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है, ये डीएनए, और इस डीएनए को हम किसका नाम देंगे? हम इसको नाम देते हैं क्रोमाटिन का नाम देते हैं। क्लियर? और स्टूडेंट्स ये वाला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ये इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस के साथ कनेक्ट होता है, अटैच होता है। इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस के साथ कनेक्टेड होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इसको ज़हन में रखना है। और ये वही चीज है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि एक न्यूक्लियस है ना, जो इसके बाहर इस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ बाहर वाली सरफेस के साथ अटैच होता है। और अटैच किस तरह से होता है कि इस दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो खाली जगह है ना, जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं, वो उसके साथ जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है और इसको आपने अच्छी तरह से क्या करना है? याद करना है। स्टूडेंट्स ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पेपर में डायग्राम बनानी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेपर में कोई डायग्राम बनानी है ना न्यूक्लियस के अंदर, तो आपने ये डायग्राम बनानी है। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको वीडियो को पोज कर लें, इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसान डायग्राम है। आप लोगों मार्कर से, आप डिफरेंट कलर से, आप देखें बाहर वाली इस तरह से आप बनाएंगे, अंदर आपने दो, ठीक है, 3 सर्कल्स बनाने, इस तरह से धागे, इस तरह से थोड़े से धागे बिखरे हुए धागों की शक्ल में बना दें, इसको क्रोमाटिन का नाम दे दें और बाकी इसी तरह से लेबल कर दें, आपको न्यूक्लियस के अंदर पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी बुक के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स बनी है, वो आपसे पेपर में नहीं बनेंगे, वो आपने बनानी भी नहीं है। आपके पेपर वाली डायग्राम जिस तरह से होनी चाहिए कि वो एक सिंपल हो, समझ में आए, आसान हो, ठीक है, आप उसकी लेबलिंग ठीक कर सकें। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पे एक और चीज है, हम इसको, ठीक है, इसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। ये न्यूक्लियर लेमिना है स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर लेमिना क्या होती है? ये खास किस्म की प्रोटीन है जो कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, आउटर और एक इनर। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे स्टूडेंट्स एक खास किस्म की प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट? जिसको हम न्यूक्लियर लेमिना का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गिर्द स्टूडेंट्स ये देखा आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है, कितनी खूबसूरत ये प्रोटीन आपको नजर आ रही है। इस प्रोटीन ने क्या किया हुआ है? पूरे के पूरे न्यूक्लियस को अंदर से, अंदर वाली साइड से घेरा हुआ है। इस प्रोटीन को स्टूडेंट्स हम किसका नाम देते हैं? इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर लेमिना का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर लेमिना का। यह खास किस्म की प्रोटीन है जिसने न्यूक्लियस को अंदर की तरफ से घेरा हुआ है। अब स्टूडेंट्स इसका काम क्या है? अब आपको पता है कि ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है बिखरे हुए धागों की शक्ल में। और ये जो डीएनए है स्टूडेंट्स, ये क्रोमाटिन है। और क्रोमाटिन को क्या होता है स्टूडेंट्स? ये क्रोमाटिन इस न्यूक्लियर लेमिना के साथ अटैच होता है, तो ये उसको सपोर्ट देती है। न्यूक्लियर लेमिना क्या देती है? उसको सपोर्ट देती है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए ना, अगर बिखरा हुआ धागा है, अगर न्यूक्लियर लेमिना ना हो तो वो उसको कोई अटैच करके ना रखे, तो सारे का सारा न्यूक्लियर जो क्रोमाटिन है ना, वो सारे का सारा एक साइड पे आ जाएगा। लेकिन वो पूरे न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर लेमिना ने उसको सपोर्ट दी होती है, उसको पकड़ के रखा होता है, उसको सहारा दिया होता है। तो आपने इसको ज़हन में रखना स्टूडेंट्स। देखिए, ऑन द इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप देयर इज अ प्रोटीन लाइनिंग कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना। इट बाइंड्स टू क्रोमाटिन एंड गिव इट स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये क्रोमाटिन के साथ बाइंड करती है और उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है, सहारा देती है। आपने इसको ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स। ये देखें, एक और बहुत खूबसूरत डायग्राम है, बहुत खूबसूरत डायग्राम, बहुत प्यारे डायग्राम से आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे आपको फिर नजर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस के साथ क्या है? अटैच है, कनेक्टेड है। देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे और भी खूबसूरत नजर आ रहा है कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस के साथ किस तरह से ये कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। ये आपको नजर आ रही है न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप है,
ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें जो क्रोमेटिन है ना स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान में रखनी है, जो क्रोमेटिन है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है डीएनए से और दूसरी जिन चीज से मिलकर वो है प्रोटीन। हम इसको आगे देखेंगे जब हम क्रोमेटिन पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने ध्यान में रखना है क्रोमेटिन जो है ना ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। क्यों? क्योंकि डीएनए एक धागा है, उस धागे को लिपटने के लिए कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर वो लिपटेगा, ठीक है, और खास शक्ल के अंदर आएगा। तो स्टूडेंट्स वो क्या है? वो प्रोटीन्स हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें ये न्यूक्लियोलस है, आपको जो दरमियान में नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक और खूबसूरत डायग्राम यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना शो हो रहा है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपकी बुक का कि न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियर पोर्स का स्ट्रक्चर क्या है इसके साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।